नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आकिब मिराज खान। हम बात करेंगे पेपर लीक के ऊपर। जहां पहले पेपर लीक प्रदेश स्तर पे होते थे, जहां परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते थे, परीक्षाएं रद्द हो जाती थी, अब यही चीज़ राष्ट्र स्तर के परीक्षाओं में देखी जा रही है। नेट जेआरएफ के पेपर लीक हुए, नीट के पेपर लीक हुए और इस समय चर्चा में एनटीए बना हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त एजुकेशन एक्सपर्ट अतुल शाक्य जी मौजूद हैं, ब्रेन इंफ्रा के डायरेक्टर हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू आकिब सर, थैंक यू सर। पेपर लीक की जो घटनाएं हैं वो राष्ट्र स्तर पे हो रही हैं और तमाम जो छात्र हैं आंदोलित हैं और अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं। देखिए आकिब सर, प्रशासनिक मशीनरी जो है, भारत तो एक बहुत ही बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसका प्रशासनिक ढांचा भी बहुत बड़ा है। ऐसे में जो संस्थाएं परीक्षाओं को संचालित करने में इन्वॉल्व हैं, उन परीक्षाओं की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगता है। जैसे भी हम लोगों ने नीट की परीक्षा में देखा, नीट की परीक्षा में 24 लाख से भी ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए जी। और आप सोचिए 24 लाख बच्चों के परिवारों पर इस समय गुजर क्या रही होगी, जो इतना पेन लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हर व्यक्ति तो पैसे वाला नहीं है, बहुत सारे गरीब माता पिता भी एक सपने को सजोते हैं कि उसका बच्चा, उन्होंने जो कष्ट भोगे हैं भविष्य में उनको वो कष्ट नहीं होंगे, उनके बच्चे अच्छा जीवन यापन करेंगे, इसलिए वो बहुत सारी पूंजी दांव पर लगाते हैं। अभी जो आपने लगातार सिलसिलेवार 2017 या 2016 के बाद से परीक्षा पत्रों के प्रश्न पत्र लीक होने का जो सिलसिला चला हुआ है, ये बहुत ही शोचनीय विषय है जी। ये विषय इसलिए भी शोचनीय है कि इतनी बड़ी केंद्रीकृत संस्थाएं हैं जिनके लिए इतना पैसा खर्च होता है, कई सारे आईएएस इन्वॉल्व होते हैं, मंत्री स्तर के लोग होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय जो राजधानी हमारी दिल्ली है, वहाँ पर जो केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार के नाक के नीचे ही सब होने लगा है। ये और बहुत संवेदनशील विषय है। अभी आपने एक संस्था का नाम लिया, एनटीए का। एनटीए की स्थापना का अगर हम लोग ये देखते हैं, दर्शकों को बता दूं कि एनटीए की स्थापना की जो शुरुआत है, अगर इसके हम लोग रूट्स को देखेंगे तो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में दिखता है कि उस समय इस बात की संकल्पना की गई थी कि प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए कोई एक केंद्रीकृत संस्था हो जो धीरे धीरे करके इस तरह की परीक्षाओं के संचालन में विशेषज्ञता हासिल कर लेगी और बच्चों को बेहतर तरीके से, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से परिणाम घोषित करके देगी, ताकि उनके साथ किसी प्रकार का इनजस्टिस ना हो। और इस संकल्पना को आगे धीरे धीरे कई सारी सरकारों ने कई मौकों पर इस पर डिस्कशन किया। फिर 2010 में इस पर फाइनल टच देने की बात आई, तो उस समय एक संस्था बनाई गई, सलाहकारी संस्था बनाई गई। उसने ये सरकार को अपना परामर्श दिया कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए, पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा ऐसी संस्था बनाए जो संस्था इस तरह के केंद्रीय एग्जामों को कंडक्ट कराए, उनका रिजल्ट डिक्लेयर करे। तो ये तो बात हो गई एनटीए के गठन की शुरुआत की। लेकिन 2017 में जब एनटीए को गठित किया इस सरकार ने, तो एनटीए को एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में गठित किया। और मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि जो एनटीए संस्था है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही ये पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक एनजीओ तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक गैर सरकारी संगठन के रूप में पंजीकृत एक संस्था है और जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का है, उस अधिनियम के तहत इसको बनाया गया है। तो मेरे सामने या तमाम जैसे पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, इन सब के सामने एक बड़ा प्रश्न यह है कि इतनी महत्वपूर्ण और संवेदनशील परीक्षाओं को कंडक्ट कराने वाली संस्था आखिर एनजीओ यानी 1860 के सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम के तहत क्यों पंजीकृत कराई गई, जब हमारे पास यूपीएससी जैसे संवैधानिक आयोग हैं, एसएससी जैसे पहले से मौजूद आयोग हैं, ये बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं। इन्हीं में से कोई एक अलग डिपार्टमेंट या विंग बना दी जाती, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारे एग्जाम करा चुके हैं, उनको आज़ाद भारत में बड़ी लंबी जो परीक्षाएं हैं उनको कराने का अनुभव है। फिर एक नया अचानक संगठन बनाया गया और उसको इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई कि वो नीट जैसी एग्जाम, इंजीनियरिंग जैसे एग्जाम, और यही नहीं है, भारत में सीयूईटी से लेकर और भी बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है एनटीए। तो एनटीए के गठन और कंपोजिशन पर थोड़ा सा संदेह होता है कि सरकार की ऐसी क्या मंशाएं रही होंगी जो उन्होंने एनटीए जैसी संस्था का गठन किया। अगर थोड़ी देर के लिए सर ये मान भी लिया जाए कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्मूथनेस के लिए था या एडमिनिस्ट्रेटिव
कन्वीनियंस के लिए था, प्रशासनिक सुविधा के लिए था, या लोगों की सुविधा के लिए था, तो इसमें पहले तार्किक रूप से ये तो समझा जाए क्या वास्तव में लोगों को इसमें कुछ सहायता प्राप्त हुई, या लोगों को इससे कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ, या सरकार को खुद कोई लाभ हुआ कि नहीं हुआ। ऐसी कोई भी बात नहीं समझ में आती है कि एनटीए का गठन किया ही जाना चाहिए था जी। तो ये तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो एनटीए का गठन है वो एनटीए का गठन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत किया गया है, और ये एक तरह से गैर सरकारी संगठन के रूप में पंजीकृत। आपने कहा ये एनजीओ है, तो एनजीओ में इसमें कितने मेंबर शामिल हैं? सर इसमें तो एक चेयरपर्सन होता है जो इस समय प्रोफेसर साहब हैं रिटायर्ड, उनका नाम प्रदीप जोशी जी है। प्रदीप जोशी जी पहले यूपीएससी के भी चेयरमैन रहे हैं जी, और साथ ही साथ एक आईएएस हैं, वो इसके डायरेक्टर, जनरल डायरेक्टर हैं शायद जी, और इसके अलावा 8 और मेंबर होते हैं इसमें जी। तो इस तरह से इस पूरी संस्था में तो आप क्या विस्तार से बता सकते हैं वो 8 मेंबर कौन कौन है? मेरी जानकारी के हिसाब से जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर हैं जी, इग्नू के वाइस चांसलर हैं जी, आईआईएम के भी जो हेड्स होते हैं अलग अलग जी, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, नैक के भी मेंबर को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो इस तरह से राष्ट्र की प्रतिष्ठित संस्थाओं को इन्वॉल्व किया गया है। लेकिन इसमें एक और नाम आता है डॉक्टर हरीश शेट्टी का जी। डॉक्टर हरीश शेट्टी एक साइकेट्रिस्ट हैं, भारत के वेल नोन साइकेट्रिस्ट हैं, उनका भी नाम आता है। तो जो एनटीए का कंपोजिशन है या एनटीए का गठन है जी, वो एनटीए का गठन आखिर ऐसे लोगों से किया गया है जिसमें कुछ निजी स्तर के भी लोग शामिल हैं, और एनटीए इतनी संवेदनशील परीक्षाएं ऑर्गेनाइज करता है तो जो सरकार या जो जांच एजेंसियां हैं जिनकी खोज का दायरा या जिनकी खोजबीन का दायरा केवल प्रश्न पत्र को बिहार या झारखंड या कहीं और लीक करने से संबंधित जांच करना है, उनको यह भी जांच करनी चाहिए कि जो एनटीए के अंदर बैठे हुए लोग हैं क्या उनकी सचरित्रता भी प्रामाणिक है। इस बात पे भी सवाल उठने चाहिए कि जो एनटीए के ऑपरेशन में शामिल लोग हैं क्या उनकी खुद की सचरित्रता प्रामाणिक है, या हमने उनको वॉकओवर दे दिया है, या हमने ये मान लिया है कि वो बिल्कुल ही सही लोग होंगे जी। क्योंकि सर इतनी बड़ी परीक्षाएं हैं, किसी एक आम आदमी की एक्सेस इन लोगों तक नहीं हो सकती है जब तक कि वो लोग खुद कहीं या उनमें कोई लूप होल ना हो। मैं दर्शकों को बता दूं, मेरी जानकारी के हिसाब से जितना हम लोग जानते हैं, आप भी लोग जानते होंगे कि जब तक कोई घर का भेदी नहीं होता है तब तक लंका की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। बिल्कुल, लंका को ढाने में घर का भेदी होना बहुत ज़रूरी है। अब इतनी बड़ी संस्थाएं हैं, ये पेपर कहाँ रखती हैं, पेपर कैसे बनाया जाता है, पेपर में क्या क्या आया है, या पेपर ही पूरा लीक हो गया, तो निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं एनटीए के गठन या एनटीए में शामिल पदाधिकारियों की भी कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अब सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को तो एहतियात के लिए सरकार ने भी, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक गाइडलाइन जारी की है, और वो गाइडलाइन ये है कि परीक्षा कैसे कराई जाएगी। एक्ट भी बन गया है। हाँ, एक्ट बन गया है, लेकिन एक्ट के बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं अभी सामने नहीं आ पाए हैं, वो अंडर ड्राफ्टिंग हैं। और जो मोटी मोटी गाइडलाइन आई है कि एग्जामिनेशन सेंटर कैसे बनाए जाएंगे, जो कोषागार होगा उससे 10 किलोमीटर के डायमीटर में, पेरिफेरी में ही जो बनाए जाएंगे सेंटर्स, बहुत दूरी नहीं होगी। और जो गैर वित्त पोषित विद्यालय हैं अब उनको सेंटर नहीं बनाया जाएगा। सेंटर के चयन में डीएम, जो संबंधित जिला होगा उसकी डीएम, उसके एसएसपी और इसी तरह के जिम्मेदार आईएएस और आईपीएस लेवल के अधिकारियों के साथ साथ स्टेट सर्विसेज के लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, जिसमें शिक्षा के जो अधिकारी हैं, डीआईओएस, इन लोगों की भी सजेशंस को मान्यता दी जाएगी। बात ये बहुत ही संवेदनशील है कि क्या कहीं कोई सरकार का लूप होल तो नहीं है, सरकार के नाक के नीचे से कुछ उनके लोग ही तो नहीं इन्वॉल्व हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए जिसके हाथ में संचालन है चूक वहीं से हो सकती है, बाहर वालों से क्या चूक होगी। जैसे और किसी को पता नहीं है पेपर कहाँ है, कैसे है, किसने बनाया, किसने नहीं बनाया, ये सारी गुप्त जानकारियां, संवेदनशील जानकारियां हैं, और ये जानकारियां होती ही सरकार या सरकारी संबंधित विभाग के पास है जो उस परीक्षा को कराने के लिए उत्तरदायी है। भाई किसको पता है पेपर कहां से लेंगे? हवा में कौन ढूंढ लेगा पेपर? ऐसा तो नहीं पेपर आपने कहीं हवा में ढूंढ लिया, पेपर तो आया होगा अपने सोर्स से ही ना। उस सोर्स से कैसे लीकेज हुई? तो ये नहीं है कि लीकेज होने के बाद किस किस को उसका लाभ मिला, बात यह है कि सोर्स में लीकेज कहां है। अब छात्र मांग कर रहे हैं कि एनटीए को अब निरस्त करना चाहिए। बिल्कुल सर, जब भारत में
ये एक बड़ा मुद्दा है। इस पर मैं कोई निर्णायक तौर पर प्रतिक्रिया तो नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जी कि कोई भी गैर सरकारी संगठन जी सरकारी कामों के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है। आप टाइटल देखिए, गैर सरकारी संगठन सरकारी काम के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, आपने रजिस्टर्ड एनजीओ कराई है और काम उससे सरकारी करवा रहे हैं, तो उससे जवाबदेही कितनी ले लेंगे आप? तो इस पे तो सरकार की भी जवाबदेही बनेगी। सरकार की सारे काम सरकार के ही अधीन है, ये पूरा देश ही सरकार के अधीन है, तो जवाबदेही ही सरकार तो इसमें की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की क्या भूमिका नजर आ रही है आपको? ये तो सर जांच का विषय है, ये तो जांच का विषय है। मैंने क्या कहा, छात्र उनके इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियां भी उनके इस्तीफे की मैं मांग एक कर बात जरूर कहूंगा, जैसे जैसे हम लोग देश को देखते जा रहे हैं जी। अब हम लोगों को एक बात और देखनी होगी कि बार बार हमने भी सुना है, बचपन से सुना है, कभी भी कोई बात हुई तो जांच करो जांच करो जांच करो, जांच की गई साहब, नीचे के कुछ नाम आए, उसके बाद वो नाम, उनके मुकदमे कहां चल रहे हैं, उनकी पैरवी कौन कर रहा है, वो जेल में है कि जेल से बाहर है। हाई प्रोफाइल मामलों में तो साहब ये कभी पता नहीं चलता है कि अपराधी है कहां। मैं बहुत सारे पुराने अभी इसी 8-10 सालों की घटनाएं हैं, इन घटनाओं में तमाम तरह के हाई प्रोफाइल मर्डरर जी, हाई प्रोफाइल अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, और हम में से शायद किसी को उनकी पैरवी या उनके, हमें लगता हो कि उनकी तिथियां कहां पड़ रही हैं, किस कोर्ट में उनके मुकदमे चल रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त होती है आपको? मुझे तो लगता नहीं प्राप्त होती है। अब चूंकि मुझे नहीं प्राप्त होती है तो मुझे लगता होगा बाकी एक सामान्य आदमी को भी प्राप्त नहीं होती होगी। यह भी सोचनीय विषय यह है कि सरकार यह मान लेती है कि चूंकि वो सरकार का विभाग है इसलिए वो सही होगा ही। ये अनड्यू जो बेनिफिट है ये नहीं होना चाहिए। जांच हमेशा सोर्स से स्टार्ट होनी चाहिए। सर, इस पेपर लीक को लेकर जब राष्ट्र में इतना बड़ा विरोध हो रहा है तो क्या सरकार अब रीनीट के बारे में सोच सकती है? बिल्कुल, सरकार को जब राष्ट्र में इतना असमंजस की स्थिति हो, बच्चे पारदर्शी और जो निष्पक्ष रिजल्ट के लिए लालायित हो, तो सरकार को निश्चित तौर पर देश के इन कर्णधारों को सुकून देना चाहिए और एग्ज़ाम को रिकंडक्ट कराने की कवायद करनी चाहिए। और अभी सरकार ने एक वेबसाइट वगैरह पे या जो सूचना माध्यम है, तमाम तरीके की न्यूज़ एजेंसियां हैं, वहाँ एक रीनीट करके आ भी रहा है कि 1563 बच्चों का रीनीट एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो ये वो रीनीट एग्ज़ाम नहीं कि केवल 1563 बच्चों का। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि जो ये 1563 या 1563 जो बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जिनको अपने सेंटर पर पर्याप्त समय ना दिए जाने की शिकायत थी, तो इसलिए वो कोर्ट की शरण में गए थे। तो कोर्ट ने उनको इस बात के लिए अलाउ किया कि उन 1563 बच्चों को री एग्ज़ाम दिलवाया जाए। और जब री नीट आएगा तो वो 24 लाख बच्चे जो अपियर हुए थे उन सब का एग्ज़ाम होगा, फिर से ये पूरी परीक्षा होगी। ये थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन मैंने करना चाहा था। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू आकिब सर। हमारे साथ बात करने के लिए ब्रांड इंफ्रा के डायरेक्टर और एजुकेशनल एक्सपर्ट अतुल शाक्य जी मौजूद थे। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए जनसंदेश टाइम्स के।